हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखिए सामान्य हिंदी निबंध साथ ही ज्योग्राफी का भी इसमें हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है उसको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन शॉर्ट वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और जो 150 वर्ड वाला उसमें भी हम लोग देखेंगे। और इसमें देखिए आप लोगों ने यदि पेपर दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का भी। और हिंदी का जो यदि हम लोग यहाँ पे देख लें, पेपर की बात करें कि किस स्तर का पेपर था, तो पेपर का जो लेवल था वो कठिन ही था। कठिन का मतलब ये कि जो टफ लेवल का ये प्रश्न हिंदी की मैं बात करूं, ठीक। लेकिन निबंध वहीं पे जो अन्य विषय जैसे ज्योग्राफी वाले उनके लिए भूस्खलन पे निबंध लिखना आसानी है। अन्य विषयों पे भी यहाँ पे निबंध पूछे गए हैं। और इसमें देखिए टोटल जो दिया गया था सब प्रश्न करने थे। जो मॉडल पेपर इन्होंने ऐसा कुछ जारी नहीं किया था, लेकिन जो सिलेबस जारी किया था सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर दिए हैं। लेकिन जैसे ज्योग्राफी में हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक ऐसे यहाँ पे दे दिए गए या उस प्रश्न दे दिए गए हैं उस टॉपिक से जो सिलेबस में था ही नहीं। और विद प्रूफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिलेबस में कौन से टॉपिक सिलेबस से बाहर दिए गए हैं। और आप लोगों का जो यहाँ पे देखिए बैच चल रहा था उसमें हमने जो यहाँ पे हिंदी का निबंध जो है वो सेम टू सेम जो था वो कराया गया है आपका, ठीक। और ज्योग्राफी में 2 से 3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न जो है कराए हुए आए हैं। और वही नहीं आए हैं जो सिलेबस से बाहर दिया गया वो प्रश्न जो है इसमें नहीं आए हैं, ठीक। तो चूँकि हम लोग टॉपिक टू टॉपिक उसमें देख ही रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग 20 नंबर का यहाँ पे आपका ये दिया गया है पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये प्रश्न पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। पहला दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इस अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करिए, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो जो ये कह रहा है कि इसमें शुरुआत क्या किया इन्होंने कि एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं चकता। अब देखिए जो यहाँ पे आपका दिया है कि एक श्रेष्ठ लेखक की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो एक तो आपका यही हो गया ना कि श्रेष्ठ लेखक वही होता है जो अपने पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों में यदि विरोधाभास हो तो वह क्या करेगा, उसको त्यागने में थोड़ा भी देर नहीं लगाएगा। एक लाइन आपकी ये हो गई। और दूसरी लाइन में आप यहाँ पे आ सकते हैं कि वो हमेशा निर्ममता धारण किए होता है। और इसमें देखिए एक लाइन ये भी दिया गया है कि सच्चा यथार्थवादी या सचमुच में श्रेष्ठ लेखक वही होता है जिसके चरित्रों के विकास के बारे में उसके द्वारा नहीं बल्कि अन्य लोगों के द्वारा बिना उसकी इच्छा के लिखा जाए। जैसे अगर आप जानते हैं कि जो किसी के बारे में यदि मान लीजिए कोई लिखता है तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के उसके कहने पे यदि लिखता है तो ये दिया है कि सचमुच में श्रेष्ठ लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिस लेखक के चरित्र का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक। यानी कि श्रेष्ठ लेखक उसे कहा जा सकता है जिसके चरित्र का विकास उसकी इच्छा पर निर्भर न करे। यानी कि उसका कोई वर्णन कर रहा है तो वो क्या करे कि उससे पूछ के नहीं बल्कि जो उसने उसके साथ फील किया है उस चीज़ के बारे में लिखे या उसका जो व्यवहार है लोगों के प्रति उस चीज़ के बारे में लिखे। तो ये श्रेष्ठ लेखक जो आपका इसमें देखिए सिलेबस में दिया वही चीज़ लिखना, बहुत एक्स्ट्रा आपको यहाँ से नहीं जाना है। सॉरी, जो पैराग्राफ में दिया है। तो ये तो हो गया दूसरा। देखिए उचित शीर्षक की हम लोग बात करें तो एक आप ये लिख सकते हैं कि यथार्थवादी लेखक की मनोदशा। यथार्थवादी लेखक की मनोदशा एक ये आप कर सकते हैं। दूसरा जैसे यथार्थवादी लेखक की विशेषता आप कर सकते हैं, या आप इसमें जो है एक श्रेष्ठ लेखक इसका शीर्षक लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए हो सकता है कि आप लोगों का लिखा गया 1-2 मान लीजिए वर्ड जो ज़्यादा इसमें और सटीक बैठ जाए, तो शीर्षक का ज़रूरी नहीं कि जो शीर्षक मैं बता रहा हूँ सेम आप वही लिखे हों, इससे मिलता जुलता भी आप लिख सकते हैं, ठीक। या इससे हो सकता है कि आपने कुछ और शीर्षक लिखा हो जो इससे और ज़्यादा सटीक हो, तो ये डिपेंड करेगा शीर्षक।
एग्जामिनर के ऊपर। हाँ, लेकिन जो आप शीर्षक लिख रहे हैं उस चीज़ के बारे में इसमें लिखा गया। जैसे हमने आपसे बात किया कि श्रेष्ठ लेखक की विशेषता या यथार्थवादी लेखक की मनोदशा। मनोदशा यानी कि ऊपर आपने देखा कि पूर्वाग्रह की बात की गई, पवित्र विश्वास की बात की गई, निर्ममता की बात की गई और श्रेष्ठ लेखक के बारे में बात की गई। साथ ही साथ जो यथार्थवादी लेखक हैं और जो सेकंड लेवल के लेखक यानी द्वितीय कोटि के लेखक हैं, इन दोनों की तुलना भी इसमें की गई है। तो ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या की बात हम लोग करें तो ये आपने आसानी से कर लिया होगा, जिसमें देखिए संकेत भी आपको डाल के वहाँ पे करना है। और जैसा कि पहले बताया गया था, जैसे मेंस में आपका यहाँ पे और पर्याप्त जगह था, वहाँ पे आसानी से आप जितना मन के लिख सकते थे, लेकिन मन के मुताबिक आपको नहीं लिखना था क्योंकि सारा चीज़ आपको कंप्लीट ही करना था और समय आपके पास केवल 2 घंटे ही थे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए केवल एक ही रेखांकित दिया था। तो आप क्या करें, जैसे अपने मनोगत आपने यहाँ डॉट डॉट किया, स्थापित करते हैं, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे रेखांकित पद की व्याख्या कर दीजिए और यहाँ पे पहली लाइन लिख दीजिए कि उपरोक्त पद्यांश में या दिए गए गद्य में या दिए गए पैराग्राफ में लेखक ये या अवतरण में लेखक ये कहना चाह रहा है कि अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार में निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के, यानी कि इस रेखांकित पद में लेखक यथार्थवादी जो लेखक हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उनकी महत्ता के बारे में बात करना चाह रहा है कि उनको किस तरह से द्वितीय कोटि के जो लेखक हैं उनसे उसे अलग रखना चाहिए, उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो किस तरह से होता है, द्वितीय कोटि के लेखकों का किस तरह से, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से द्वितीय कोटि के लेखक क्या करते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण या कोई विश्व दर्शन उसमें ज़बरदस्ती वो साम्यता स्थापित करें, सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन जो यथार्थवादी लेखक हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, अवतरण का शीर्षक, श्रेष्ठ लेखक की विशेषता, गद्यांश का मूल भाव। मूल भाव आप शुरुआत से लिखे और मूल भाव कोशिश यही किए कि आपने यदि कम से कम इसका 1/3 लिखा हो, यानी कि मान लीजिए ये हम लोग देख लें कितने वर्ड में ऑलमोस्ट होगा, ये कम से कम 50 वर्डों में इसको आपने लिखना था। 1 2 3 4 5 कम से कम यहाँ पे आप 50 से 60 वर्ड में इसका मूल भाव लिख सकते हैं। अब देखिए मूल भाव चूँकि संक्षेप में लिखा, बहुत बड़ा लिखेंगे तो भी नंबर कट जाएगा, चूँकि नंबर इस पे ज़्यादा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हैं पैराग्राफ लाइन बाय लाइन उतारना भी नहीं है। देखिए जैसे शुरुआत का आपने किया तो 1-2 लाइन का इसका थीम क्या है उसको पकड़ लीजिए, इसको 1 लाइन में समेट दीजिए। 2-3 लाइन का इधर आपने पकड़ा, उसकी थीम ले लीजिए, उसको समेट दीजिए। जैसे इसमें दिया कि यथार्थवादी लेखक की जो मनोदशा होती है वह द्वितीय श्रेणी के जो लेखक हैं उनसे किस तरह से अलग करती है, बस इसमें आप क्या लिखिए कि यथार्थवादी और द्वितीय कोटि के लेखकों के मध्य भिन्नता उनकी मनोदशा के आधार पर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने, चलिए जो भी आपने लिखा होगा तो वो तो बात की चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जामिनर को किसके अकॉर्डिंग वो क्या समझ रहा है क्या नहीं, लेकिन आप उसके हिसाब से यदि लिखे हैं तो नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, यदि उसके हिसाब से नहीं लिखे हैं तो नंबर यहाँ पे कट भी जाते हैं। तो रिटन में यही समस्या होती है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी करिए, अगर आपका सही है तो सही है, ठीक। चलिए शुद्ध की हम लोग बात करें तो इसमें दिया है कि इतनी रात गई आप कहाँ थे। इसको देखिए, इतनी रात गई आप कहाँ थे, तो इसको 2 प्रकार से सही किया जा सकता है। एक ये कि इतनी रात आप कहाँ थे, दूसरा ये गई दिया गया है तो इसको बीते लिखा जाता है गई को, तो इतनी रात बीते आप कहाँ थे, ठीक। दूसरा देखिए बालक सोती नींद से जाग उठा, तो बालक जो है नींद से जाग उठा, सोती नींद में है तो जाहिर सी बात है सो ही रहा है। और दूसरा चीज़ इसको इस तरह से भी आप गहरी नींद से जाग उठा। तो तीसरा देखिए हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, हुए हटा दीजिए कि हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं, या इसमें आप जो है हमारे पाठ्यक्रम में के की जगह में कर दीजिए, में 2 भाग हुए हैं, ठीक। तो इस तरह से भी संभव है। अगला देखिए मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, जो होगी दिया है ये इसके अकॉर्डिंग इसका जो है जेंडर चेंज होता है। तो मेरा लक्ष्य
या मेरी होता तब कि मेरी लक्ष्य, तब ये आपका इसमें कर सकते थे। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें दिया मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, ये आपका हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा लक्ष्य है, तो जाहिर सी बात इसके साथ केवल आप नहीं लगा सकते हैं कि मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति होगा या विद्या प्राप्ति होगी। तो इसमें जो ज़्यादा सही आपका यही होगा कि इसमें आप होगी की जगह होगा कर लीजिए। देखिए एक तो प्रश्न में हो सकता है कि संभवतः त्रुटियां आपको लगे, तो जो त्रुटियां आपको लगे तो निश्चित तौर पे आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ये आपको भी पता है। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी, वह एक पतिव्रता नारी है। तो देखिए नारी है तो पतिव्रता किसके लिए होता है? नारी के लिए किया जाता है, पुरुषों के लिए आप पतिव्रता नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नारी नहीं होगा पतिव्रता के साथ। उसके बाद देखिए एक बहुप्रचलित पर्याय लिखना है, तो अर्क के लिए आप जानते हैं सूरज या सूर्य लिख सकते हैं। मार्तंड भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क में आप किरण भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुप्रचलित लिखा है तो ये भी एक समस्या है। ठीक, आगंतुक में आप अतिथि को लिख सकते हैं या जो मेहमान हैं उनको आप लिख सकते हैं। पय में जैसे पय आपका जो पेय पदार्थ वाले होते हैं, जैसे दूध हो गया, जल हो गया। ठीक, वृत्ति आप चरित्र या स्वभाव को इसके अंतर्गत ला सकते हैं। ठीक, या जीविका जो होती है, धन, वृत्ति आपका एक प्रकार से चरित्र या स्वभाव, या आप लिख सकते हैं जीविका। ठीक, तो इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा थकाने वाला था वो आप लोगों का यही था, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ये था कि देखिए पहला दिया है कि 1 और 1 11 होना। जो हिंदी के नहीं हैं अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी समस्या इसमें हुआ कि 1 और 1 11 होना। चांदी का जूता पहनाना। ठीक, पहनना और पहनाने में डिफरेंस हो जाता था। 1 और 1 11 होना यानी कि 1 और 1 हुआ, कितना हुआ? 11, यानी कि संगठित हुआ यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि संगठन में शक्ति। तो इसको आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं कि रामू और श्यामू मिलकर जो है अपने पड़ोसी के दांत खट्टे कर दिए, या एक अकेले व्यक्ति का। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि नाटो का यहाँ पे जो वर्तमान चल रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं कि नाटो में तमाम जो आपके यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिका हो गया, ये सभी मिल के जो है इनका जो संगठन है ये किसी एक देश के लिए उनके दांत खट्टे कर सकते हैं, या वो अन्य देशों के लिए 1 और 11 होने के समान है। ठीक, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप ज़्यादातर करंट रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे तो इस पे नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। चांदी का जूता पहनाना यानी कि रिश्वत देना, तो इसको भी आप कर सकते हैं, रिश्वत देना। थाली का बैगन, तो यानी थाली है इसमें बैगन है तो किधर भी ढरक जाए। ठीक, जैसे बिना पेंदी का लोटा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि थाली का बैगन यानी कि सिद्धांत विहीन व्यक्ति, यानी या ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपना एक निश्चित या दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति जो ना हो। ठीक, तो सिद्धांत विहीन व्यक्ति भी आप इसको कह सकते हैं, थाली का बैगन। कबहू निरामुस होय न कागा। कबहू निरामुस यानी कि कभी भी निराश, होए न कागा। कागा यानी कि कौवा। कौवा क्या होता है? इसकी तुलना किस चीज़ से? दुष्ट पक्षियों से की जाती है। तो इससे आप कह सकते हैं कि यह इस किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो कभी भी निराश नहीं हो सकते। यानी कि जो दुष्ट है वो अपनी जो दुष्टता या जो गलत कार्य करने वाला व्यक्ति है वो अपना गलत कार्य जो यदि उसकी आदत बन चुकी है तो उस आदत को वो जल्दी छोड़ नहीं सकता है। ठीक, और एक्सेप्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं कि एक्सेप्शन हर चीज़ों का होता है, क्योंकि कई लोगों कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि सर जो आपने ये बताया कि दुष्ट अपनी दुष्टता या गलत व्यक्ति अपने गलत कार्यों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन यदि वो चाहे तो कर सकता है। तो भैया यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्ति आपको देखनी, यहाँ आपका एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब देखिए जंगल में मोर नाचा, तो जंगल में मोर नाचने से किसी को कोई फ़ायदा हुआ? वहाँ कोई देखने ही नहीं जाएगा, न तो मोर का फ़ायदा हुआ न लोगों का। यानी कि आप
किसी ऐसे जगह कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी जिसका किसी को कोई लाभ ना हो। अर्थात कि जो इसका सटीक एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि जो अनुपयुक्त स्थान है वहाँ पे आपको अपने कार्यों को नहीं दिखाना चाहिए, या वहाँ पे आप अपना गुण या विशेषता को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएं हिंदी में। अब देखिए ये भी आपका समास वाला भी, जो अन्य विषयों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये, और हम लोग उम्मीद, ये देखिए बीईओ में क्या पूछा था आपका, संधि दिया था कि संधि के प्रकार, उस तरह से हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस तरह से समास दे देना चाहिए था कि समास क्या है, उसके प्रकारों के बारे में। लेकिन ये काफ़ी, जिस तरह से ये दिया है ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको अलग से हर एक समास के बारे में जानकारी रखनी है, इधर विषय भी पढ़ना है और हिंदी भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य भ्रष्ट है, तो जब इसका विग्रह होता है तो आप इस तरह से, जैसे उसमें आपका पूरा जगह देता ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप विग्रह और इधर समास। ठीक, तो लक्ष्य भ्रष्ट यानी कि लक्ष्य से भटका हुआ। ठीक, तो ये किस समास में आ जाएगा, लक्ष्य से भटका है। अब देखिए से है तो यानी कि तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष में भी कई प्रकार हैं। देखिए से आपका एक होता है ये करण तत्पुरुष और एक होता है अपादान तत्पुरुष। ठीक, करण में होता है से के द्वारा और अपादान में होता है से जो है ये अलगाव अर्थ में उपयोग किया जाता है। ठीक, किस अर्थ में, अलगाव अर्थ में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहा है, लक्ष्य से क्या है वो अलग हो रहा है, तो ये अलगाव अर्थ में है, तो यानी यहाँ पे आप अपादान तत्पुरुष कर सकते हैं। यदि आपने केवल तत्पुरुष लगाया होगा तभी ठीक है। अगला देखिए सुमुखी है, यानी सु मतलब सुंदर, मुखी मतलब मुख वाली, तो सुंदर मुख वाली, तो इसका यहाँ पे मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि है। तो बहुब्रीहि में क्या होता है, ये हमने देखिए आप लोगों को प्रश्न कराए भी हैं, प्रश्न बनाया था उसमें आपने पढ़ा भी होगा। तो जो बहुब्रीहि और कर्मधारय, इसमें बस इतने अंतर होता है कि बहुब्रीहि में किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अर्थ होता है, सॉरी कर्मधारय में, क्योंकि बहुब्रीहि में इन जो पदों का अर्थ होता है ये किसी तीसरे को डिनोट करता है। ठीक, जैसे दशानन था आपका कि 10 मुख वाला, यानी जो दशानन है ये किसको, किसी तीसरे, यानी 10 मुख वाला कौन, 10 मुख वाला रावण। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुखुमी में आपका कर्मधारय हो जाएगा। जलवायु में इस तरह से था, ये आप जान ही रहे हैं, द्वंद्व समास यहाँ पे है, जल और वायु, जैसे पिता माता पिता हो गए तो माता और पिता। यथा विधि यानी विधि के अनुसार, विधि के अनुसार इसमें आपका हो जाता है। देखिए यथा विधि में इसमें आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। वैसे का की के आया है तो इसमें संबंध तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा यहाँ पे। देखिए इसमें आपका जैसे अद्वैतोद्धार, इसका देखिए अर्थ हमें नहीं आ रहा है, और यदि इसके समास की बात करें तो समास आपका इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। अब देखिए आप कहेंगे कि जब अर्थ नहीं आ रहा है तो कैसे समास, जैसे इसमें देखिए ग्रामोद्धार होता है, जो उद्धार जहाँ पे हो तो उसमें ज़्यादातर ये कि ग्रामोद्धार यानी गांव का उद्धार, तो ये आपका इसमें संबंध तत्पुरुष होता है। तो ये यदि अर्थ आपको आता हो अद्वैतोद्धार का तो कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें भी जानकारी हो जाए। अगला देखिए 6 नंबर पे हम लोग बात करें तो इसमें भक्ति काल के ऐसे कवि का नाम लिखिए जो उत्तर प्रदेश की 2 बोलियों की रचना किए हैं। तो इसमें जो है हम लोग तुलसी को लिख सकते हैं, जो अवधी और ब्रज में भी इन्होंने बात की थी। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तुलसी जो हमने लिखा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आप और भी लेखकों का नाम जानते हो तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति होगा। तो इसमें कह रहा है कि भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने, भक्ति काल की बात कर रहा है इसलिए जो है तुलसी यहाँ पे ज़्यादा सही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गधा पे। तो गधा का आपका गर्धा भी ये जानते हैं, श्रृंग का जो तद्भव होता है सींग होती है। ठीक, और पयोद का संधि विच्छेद, ये आपका पयोद जो है विसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। पया धन द। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण दीजिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत प्रेरणार्थक में आपका आ जाता है जैसे प्रेरणा देना, जैसे लिखना हो गया
तो लिखना का क्या, लिखवाना। पढ़ना का क्या, देखिए पढ़ना हुआ, तो पढ़ना का आपका पढ़वाना। ये इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ठीक। या आप कह सकते हैं कि राम ने श्याम से अपनी कक्षा में पढ़वाया। चलिए उसके बाद यहाँ पे शुद्ध लिखना है जो, तो ये दुरावस्था है, तो ये आपका दुर्व्यवस्था होता है। और पैतृक इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखा जाता है। साम्यता का साम्यतः या साम्य भी होता है। अभिष्ट की जगह अभिष्ट होता है, ठीक। चिन्ह में आप जानते हैं कि चाहे आप यहाँ पे हलंत लगा दीजिए या इसमें ऐसे कर लीजिए, तो ये चिन्ह हो गया। चलिए हिंदी निबंध की हम लोग बात करें, तो निबंध जो आपका पूछा गया है ये विज्ञान की सामाजिकता हो गया, भूस्खलन कारण परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निष्ठा मूल्य एवं महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण से संबंधित एक हमने बताया था कि ये आएगा ही। और इसमें हम लोग देखें तो अन्य जैसे विज्ञान से भी आ गया है, आपदा जो दिया है ना, पर्यावरणीय आपदा और प्रबंधन, तो ये आ गया। एग्रीकल्चर वाला इसमें नहीं दिया गया है, जो कृषि व्यापार और उद्योग वाला था उससे रिलेटेड इसमें नहीं दिया गया है। तो भूस्खलन यहाँ पे आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। भूस्खलन के कारण क्या है, आप दो कारण इसमें, एक तरफ प्राकृतिक लिख सकते हैं, ये मानव जनित लिख सकते हैं। और इसमें आप मैप भी बना सकते थे, जैसे इंडिया का आप मैप बना दीजिए और उसमें दिखा दीजिए, वर्ल्ड का दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पे भूस्खलन की संभावनाएं हैं, ठीक। और कारण क्या, जैसे बाढ़ से, भूकंप से आपका हो गया। और इसके परिणाम में क्या होता है, परिणाम में आप जानते ही हैं, जैसे नदी है, नदी में भूस्खलन हुआ क्या होगा, उसका मार्ग का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए आप शहरों में जा रहे हैं, कहीं भूस्खलन होगा क्या होगा, अधोसंरचना में विकास, यानी कि उसमें विनाश हो जाता है, यानी सड़कें टूट गई। आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे भी, अब मानव जनित कारण जैसे माइंस में हुआ, ठीक, वहाँ भी भूस्खलन देखा जाता है। जो पहाड़ों पे शहरीकरण हो रहे हैं, जो पहाड़ों में सड़कें बनाई जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग भूगोल विषय पे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जितना आसानी से कह दे रहे हैं कि जब वहाँ पे आपको लिखना होता है तब वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है कि आपको सिस्टम में कहाँ कहाँ क्या लिखना है। तो इसमें फ़िलहाल जो आपका था तो इसमें पर्याप्त अंतर देता है, जगह दिया था। तो आप यहाँ पे जैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पहले कि प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ठीक, कम से कम 4-5 कारण इधर लिख लीजिए, प्राकृतिक में 4 ठे इधर, 8 कारण हो गए। 8 में कम से कम आप जो है 50-50 वर्ड एक्स पे लिखेंगे तो कम से कम 400-500 वर्ड इधर ही हो गए। और प्रस्तावना जब आप लिखेंगे तो इसके बारे में ये बताएंगे कि ये भूस्खलन भी एक आपदा है, ठीक, जिस तरह से अन्य आपदाएं हैं, ठीक, भूकंप या तो इसके बारे में, भूस्खलन के बारे में आप WCDMA के अनुसार परिभाषा बता दीजिए। और सेकेंड ARC रिपोर्ट जो है उसके अनुसार इसका परिभाषा बता दीजिए। पंत समिति जो बनी थी उसके अनुसार आप परिभाषा बता सकते हैं, ठीक, पंत जी के अनुसार या UNO के अनुसार आप बता सकते हैं। तो हर चीज़ें हैं यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने किस तरह लिखा वो आपके ऊपर है। चलिए JIC मेंस की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए ये सब हमने कराई है आप लोगों को, तो आप चैनल पर भी देख सकते हैं। इसका पूरा मेंस की तरह हमने लिखा भी था, आप देख सकते हैं 250 से 300 वर्ड में वो पूरा लिखा गया है। सर्च करेंगे आप प्रत्यक्षवाद, इसी को लॉजिकल पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म के नाम से आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में कराया भी गया है आप लोगों को। इसमें देखिए 5 प्रश्न आपका 250 वर्ड का था और 5 आपका 150 का था, 10 आपका 50 वर्ड का है और सब प्रश्न करने हैं, ठीक। जैसा कि इन्होंने दिया था शुरुआत में, हमने जो आपको मॉडल पेपर बनाया था वो सेम ऐसे ही पैटर्न पे बना था, लेकिन बाद वाले मॉडल पेपर में हमने अथवा भी ऐड कर दिया था। कारण ये था कि जैसे PCS में आपका अथवा देता है या एक पार्ट दे दिया उसमें 2 से 3 बनाया, तो उम्मीद था कि उसी तरह बनाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई मॉडल पेपर जारी नहीं किया था। केवल इन्होंने ये बताया था कि यहाँ से ये होगा, तो केवल जो कहा था वही
किया। विश्व जलवायु वर्गीकरण के बारे में कोपेन, ये देखिए आप लोग कराया भी गया। प्रमुख जलवायु विभाग जो बताइए, तो आपको शुरुआत करना था कि इन्होंने कैंडोल महोदय के वनस्पतियों के जो 5 वर्गीकरण इन्होंने बनाया था, शुरुआत में आधार ये बनाया, बाद में इन्होंने अपने ही जो वर्गीकरण था उसमें इन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया। उसके बाद जो है वर्षा तापमान को भी इन्होंने आधार बनाया। वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। देखिए परीक्षण करने की यानी एग्जामिन करने की, यानी इसमें आपको इसकी आलोचना भी इसमें डालनी है कि कौन कौन इनका आलोचक थे। इससे इसकी यानी इनके जो सिद्धांत है उसका क्या होगा, पूरा आप एग्जामिन कर पाएंगे, परीक्षण कर पाएंगे। उसके बाद देखिए जो सिलेबस से बाहर का आपका कह सकते हैं कि शुष्क कृषि को परिभाषित कीजिए तथा शुष्क कृषि विकास हेतु सुझाव एवं सरकारी प्रयासों का आपको वर्णन करना था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शुष्क कृषि की हम लोग बात करें तो शुष्क कृषि या इसे हम लोग बरानी कृषि जो आप जानते हैं, बरानी एग्रीकल्चर, इसी को बरानी कृषि भी कहते हैं। ठीक, यदि आप थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो आप लिख लेंगे आसानी से कि शुष्क कृषि यानी कि ऐसी कृषि जो शुष्क क्षेत्रों में की जाए जहाँ पे जल की कम या सिंचाई की मिनिमम आवश्यकता हो। ठीक, यानी कि कम से कम 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता जहाँ पे हो, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि शुष्क कृषि वहाँ पे की जाती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते थे, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल देके, या वर्तमान में सर्वाधिक आवश्यकता इस प्रकार की एग्रीकल्चर का है, ये वैज्ञानिक कृषि भी होती है। ठीक, क्योंकि जो मध्य भारत या दक्षिण भारत की आप बात करेंगे वहाँ पे अक्सर सूखा देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो सदानीरा नहीं है, इसलिए वो अक्सर सूख जाया करती हैं और उसकी वजह से वहाँ के लोगों को या वहाँ की जो खेती है उसको जल की उपलब्धता हो नहीं पाती है, क्योंकि जो दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और इसकी वजह से वहाँ पे जो शुष्क कृषि है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हैं, सुझाव भी आप दे सकते थे अपने। ठीक, कि वहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम हो, भूमि कटाव ज़्यादा हो रहा हो। ठीक, तो इन सभी का। उसके बाद देखिए भारत के प्रादेशिक विकास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए जनजाति विकास क्षेत्रों के कार्यक्रम के बारे में आपको बताना था। तो प्रादेशिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे आप जब लिखते हैं तो उसके पहले आप ये कह सकते थे कि प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों को समझने से पहले हमको ये समझना है कि प्रादेशिक विकास है क्या। तो प्रादेशिक विकास में आप कर सकते हैं प्रदेशों को परिभाषित करते हुए उसके डेवलपमेंट की बात करिए। इसमें जैसे कार्यक्रम कौन कौन से हैं, जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र आपका हो गया कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये देखिए आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया था। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया और इसमें आप जनजातीय प्रोग्राम देख ही रहे हैं। तो सूखा प्रवण क्षेत्र, पहाड़ एरिया और कमांड एरिया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं। और भी प्रोग्राम हैं। तो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग आपका 1974 या 75 के आसपास चालू किया गया था। इस समय जो पंचवर्षीय योजना थी, लगभग 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब देखिए जनजातीय क्षेत्रों में आप जानते हैं कि इसमें सभी को अलाउ नहीं किया जाता। जैसे सेंट्रली जो जनजातियाँ थी अंडमान निकोबार की, पिछले कई सालों से वो चर्चित रही क्योंकि वहाँ पे कोई विदेशी पर्यटक गए, उनको इन्होंने क्या की, मार डाली थी, लगभग 3 लोगों को मारी थी। तो सेंट्रलीज हो गई, जारवा जनजातियाँ। तो जनजातियों के लिए क्या चिकित्सा सेवा उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश जो इनकी रही सरकार की है। ठीक, और कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पे नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं किया जाता, केवल रिसर्च के लिए कुछ लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि जनजातियाँ ये सोचती हैं कि भाई ये हमारे यहाँ आएंगे, हमसे मिलके हमारी जो संस्कृति उसको क्या करेंगे, ये नष्ट कर देंगे, इसलिए वो डरती हैं। और इसी की वजह से जो बाहरी लोग होते हैं उनको जो है अपने कभी कभी जान माल का भी नुकसान करना पड़ता है। तो इस तरह से आप जब वहाँ पे लिखेंगे तो देखिए ज़रूरी नहीं कि एकदम सही से आपने लिखा हो, कुछ चीज़ें वहाँ पे इधर से उधर हो जाती हैं, तो ये आप जान ही रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये कोरियालिस फोर्स के बारे में है। तो कोरियालिस बल आप जानते हैं कि कोरियालिस बल क्या है, ये भी हमने कराया। देखिए एक जो आपका शुष्क कृषि है ये नहीं हुआ है और सब चीज़ें आपका मेंस बैच में कराया भी गया है। तो कोरियालिस फोर्स की बात हम लोग करें तो कोरियालिस फोर्स आपका आभासी बल होता है जो पृथ्वी के गुणन से उत्पन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे हवा की दिशा की बात कर रहा है। हवा की दिशा क्या होती है कि वायु की दिशा के यहाँ पे इसकी वजह से दाएं ये मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते थे। इसका मान जो है आप इक्वेटर पे 0
ये सब आप लिख सकते थे। ठीक, आगे मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका कोरियालिस फोर्स का क्या प्रभाव और पड़ा उसकी हम लोग और चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, कोरियालिस बल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोरियालिस बल का जो प्रभाव है ये आप जानते हैं। और इसमें और आप लिखना चाहेंगे जैसे पवन के प्रभाव के बारे में, यानी पवन या मौसम। तो पवन के प्रभाव आपने देख लिया, वायु की गति की दिशा के दाएं ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर इनका बल काम करता है। और चूँकि इसका पता जो है कोरियालिस महोदय ने लगाया था, और इसकी वजह से क्या होता है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे आप फिगर भी बना सकते थे कोरियालिस फोर्स का। इसमें जो आता है ये देखिए, जो दक्षिण पश्चिम, चूँकि दिशा इसकी इधर रहती है, लेकिन इक्वेटर के आसपास ये आने के बाद जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, इसकी दिशा बदल जाती है, फिर अल्लाह आप कह सकते हैं। ठीक, महासागरीय धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन में आपका कोरियालिस फोर्स काम करता है। उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण में भी आपका क्या है, कोरियालिस बल सहायक होता है। ठीक, ऊपरी स्तर के जो वायु है उसको प्रभावित करके जेट स्ट्रीम के निर्माण में भी कोरियालिस फोर्स का प्रभाव होता है। इसके अलावा देखिए, दक्षिण पश्चिम जो व्यापारिक पवन है, तो यानी हमने बात कर लिया ना कि इसका जो भारत में मानसून आता है, भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल का मान शून्य है। और किस कारण से शून्य है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल का मान शून्य होता है, ये एक प्रकार का आभासी बल है। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध का जो आबादी बल है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये काम करता है, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसीलिए इसका जो परिणाम होता है वो क्या होगा, लगभग जीरो के रिजल्ट के बराबर आएगा। तो जो इक्वेटर पे इसका मान जो है शून्य होता है। तो विषुवत रेखा पर जो कोणीय आवेग होता है, इसके परिवर्तन की दर भी यहाँ पे क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, और आभासी बल जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने लिखा भी होगा। पारितंत्र है, इसकी आप जानते हैं परिभाषा कि पारितंत्र क्या है, या इसको परिभाषित कीजिए। एजी टांसले वगैरह का भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। ठीक, कार्यशीलता की हम लोग बात करें तो कार्यशीलता के बारे में भी या इसके कार्यों के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें कार्य की हम लोग बात करें कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये क्या करता है, जो पारिस्थितिक क्रियाएं होती हैं, चाहे जैविक अजैविक के मध्य जो क्रियाएं होती हैं, तो उन प्रणालियों का ये समर्थन करता है और इसके द्वारा क्या होती है, स्थिरता होती है। ठीक, यानी जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके जो पोषक तत्व हैं उनमें चक्रण के लिए भी आपका पारिस्थितिक तंत्र जिम्मेदार होता है। पारितंत्र में अलग अलग पोषण स्तरों पर जो संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है, पारितंत्र का होता है। अजैविक घटक या कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में जो मदद करता है वो आपका यही करता है। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे ऊर्जा प्रवाह हो गया, उत्पादकता हो गया, घटक हो गया, पोषण चक्र हो गया, या खाद्य श्रृंखला होती है। तो हालांकि इतने में ही आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला तक जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है कि एशिया के मध्य पूर्व देशों में जो पेट्रोलियम उत्पादन है, तो मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट की बात करा तो इसमें आपका सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, यमन, ठीक, कतर हो गया, सऊदी अरब अमीरात हो गया। तो इन सभी को आप इसमें लिख सकते थे, आप फिगर बना के, जैसे यदि आप यहाँ पे फिगर बनाते हैं इसको इस तरह से, ठीक, ये आपका आ जाता है इधर, और इस तरह से ये वाला जो एरिया है इंडिया को छोड़ के यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं, ये वाला ये मिडल ईस्ट में आ जाएगा। और सऊदी अरब की जैसे आपका धावर या धोरन की जो खाने हैं, घावर की खाने हो गई, इन सभी को आप यहाँ पे लिख सकते थे कि सऊदी अरेबिया में है। यूएई में जैसे आपका अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, ईरान में आबादान हो गया, आबादान, ठीक, इसको ईरान में जो तेल की राजधानी भी कहते हैं। इराक में आपका इरकुक है, किरकुक है, मौसुम है, बसरा है, जुबैर है। तो इराक के तेल क्षेत्र हैं, तेल क्षेत्रों को आप लिख सकते थे वहाँ पे। फिलहाल यदि आप फिगर बनाए होंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। जापान के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो जापान में जो औद्योगिक प्रदेश है मुख्य रूप से आप जानते हैं, देखिए ये भी आप लोगों को कराया गया है, एशिया का भी कराया गया है, ये भी कराया गया है। तो इसमें औद्योगिक प्रदेशों में देखिए किंकी मैदान हो गया, क्वांटो मैदान हो गया, चारों मैदानों को हमने बताया भी है जी। या टोक्यो या कोहामा जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ का जो केंद्र है हम लोग बात करें तो ओसाका,
कोबे, फिर जापान की हम लोग बात कर रहे हैं क्योटो, ये सभी क्या हैं, जापान के औद्योगिक केंद्र हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं और फिगर भी बना के उसमें दिखा भी सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अब ये बहुत चैलेंजिंग प्रश्न थे, ठीक। जैसे इलाहाबाद, इसको 50 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। तो इलाहाबाद कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में है। इसे इलाहाबाद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि ये प्राकृतिक है, जो भूकंपों के द्वारा निर्मित हो गया था, ठीक। अल्लाह डैम, और ये यहाँ पे आपका अल्लाह डैम जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो आप इस तरह से फिगर बना के यहाँ पे आप दिखा सकते थे, गुजरात में है। और यहाँ के इसी के आसपास जो है यहाँ पे सिंदरी झील है, सिंदरी झील है। लगभग 1819 में यहाँ एक भूकंप आया था, 2001 वाला भुज वाला भूकंप, उसका भी प्रभाव इस पर रहा है। तो यानी कि ये आपका प्राकृतिक रूप से निर्मित डैम है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ये पुराण नदी के आसपास बना है या उसी भी बना है, और कहाँ पे, कक्ष की खाड़ी में है। युत वियुत आप जानते हैं सिजगी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में आ जाएं तो आपका सिजगी की स्थिति होती है, और इस समय ज्वार भी ऊंचा आता है। ये स्थिति आपका पूर्णिमा या अमावस्या को होती है। 50 वर्ड है, बहुत है इतना। इंसेप्टिसॉल की हम लोग बात करें तो इंसेप्टिसॉल ये आपका USDA जो वर्गीकरण है मिट्टी का, उसका एक प्रमुख पार्ट है, ये भाग है आप कह सकते हैं। इसका रंग लगभग गेरुआ रंग का यहाँ पे होता है। ये ह्यूमिड या सब ह्यूमिड जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर ये इंसेप्टिसॉल पाई जाती हैं, ठीक। इसमें यदि हम लोग बात करें तो आयरन के ऑक्साइड हो गए या एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो गए, ये इनकी मात्रा पाई जाती है, ठीक। तो ये भी आपका हो चुका। आगे देखिए सिरोको, तो सिरोको आप लोग जानते ही हैं कि सिरोको ये स्थानीय पवन है और ये गर्म वायु है, और ये चलती कहाँ पे है, फिगर बना के आप दिखा सकते हैं। ये इधर से इधर चलती है और यहाँ से धूल भरी आंधी के रूप में चलती है, लेकिन ये यहीं पे भूमध्य सागर में जब पहुँचती तो यहाँ की नमी धारण करते हैं, और नमी धारण करने की वजह से यहाँ पे चूँकि जो बालू के कण होते हैं वो लगभग रेड होते हैं, और जब यहाँ पे नमी धारण करती है तो इटली में ये वर्षा करती है, जिसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। बस इसकी भी कहानी ख़त्म। आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम आप जान रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण नियम है। आइसोडापिन क्या है, तो आइसोडापिन ये आप जानते हैं वीवर ने इसको दिया था, और बाजार उत्पादन में जो परिवहन होता है, परिवहन में समान परिवहन लागत वाली दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को आइसोडापिन कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये सब कराया गया आप लोगों को, ये ऊर्जा संरक्षण नहीं कराया गया है, तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत। राष्ट्रीय जल ग्रिड, तो जल ग्रिड देखिए कुछ प्रश्न जो आप लोगों को ये आते हैं ये सब कुछ कोई कराएगा नहीं, कुछ एक दो प्रश्न है जो आपके अकॉर्डिंग ही ये सही हो पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा समझें। जैसे राष्ट्रीय जल ग्रिड, जल ग्रिड यानी कि एक प्रकार से जाल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देश में जल की जो जाल है यानी ग्रिड है कैसे तैयार होगी, तो भारत में लगभग 13,000 से अधिक नदियों का जाल, छोटी मोटी जाल बिछा हुआ है। तो जब इन नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक ग्रिड का निर्माण हो जाएगा। तो यही आपका नेशनल वाटर ग्रिड है। अब इसके बारे में देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको, ये जो आपका नेशनल वाटर ग्रिड है ये केंद्रीय जल शक्ति आयोग के अंतर्गत काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि नदियों को नहरों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए। जैसे ब्रह्मपुत्र को गंगा लिंक की बात की जा रही थी, हिमालयी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने की बात चल रही थी कि विभिन्न प्रकार के, मान लीजिए कि मैनमेड नारों को बनाने के बाद जो है, ताकि जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ सूख जाती हैं तो इसमें सूखा ना पड़े। तो ये भी आपका राष्ट्रीय जल ग्रिड के अंतर्गत ही चीज़ें थी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था नेशनल वाटर ग्रिड का, तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक। राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट है, और इसी समय जो है इनके साथ थे 1972 में KL राव, ठीक। KL राव महोदय ने क्या किया था, ये देखिए आप लोग इंडिया वाला जो आप लोगों को कराया गया है आई थिंक, उसमें आप लोग देखेंगे जो वाटर वाला है तो उसमें हमने ये
वाटर ग्रिड के बारे में एक पेज आपको उसमें इंक्लूड किया गया होगा, हो सकता है आपने देखा हो तो ठीक, नहीं तो नेट का जो बैच है उसमें ये कराया गया है भारत के भूगोल के अंतर्गत, ठीक। तो उसमें के.एल. राव के बारे में दिया गया है कि के.एल. राव महोदय ने इसी संकल्पना को गंगा कावेरी लिंक नहर संकल्पना के नाम से जानते थे, जिसको राम मनोहर लोहिया ने राष्ट्रीय जल ग्रिड का नाम दिया। इसमें जो है के.एल. राव ने 17 हिमालयी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों के जोड़ने की बात या नहरों को बनाने की बात इन्होंने कही थी कि इसको आपस में जोड़ के नहरें के माध्यम से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लिखेंगे तो इसको आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख सकते हैं वहाँ पे कि पहले इनकी संकल्पना लिखिए, किसने दिया, किस आयोग के अंतर्गत ये काम करता है, इसके अंतर्गत क्या है, 50 वर्ड में हो जाएगा। अगला देखिए, पारिस्थितिक कृषि या इको फार्मिंग क्या है। तो जो जीरो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, वही आपका क्या है, इको फार्मिंग है। तो पहले दिन जो आप लोगों को प्रैक्टिस हो रहा था उसमें हमने ये प्रश्न दिया था जीरो फार्मिंग का, यानी कि इसमें उर्वरकों का प्रयोग कम करके, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करके जैविक कृषि एक प्रकार से इसे कह सकते हैं उसका किया जाए, ताकि पारिस्थितिक या पर्यावरण को इसका कम नुकसान हो। न केवल पारिस्थितिक पर्यावरण बल्कि मानव के स्वास्थ्य पर भी इससे कम नुकसान होता है, बल्कि इसका फ़ायदा ही होता है जो इको फार्मिंग होती है। भारत में थोरियम के मुख्य उत्पादक, तो थोरियम का मुख्य उत्पादक जो आप जान रहे हैं कि केरल के तटों पे जो मोनाजाइट अयस्क होता है, ठीक, बालू में यहाँ पे पाया जाता है, और यही मोनाजाइट जो थोरियम का अयस्क है। तो मेजर जो प्रोडक्शन है आपका केरल है, एकमात्र यही, ठीक। उसके बाद ट्रांस हिमालय की हम लोग बात करें तो ट्रांस हिमालय के बारे में आप जान रहे हैं, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा उलट गया। तो इसमें देखिए ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय को तेथिस हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का ये प्राचीन भाग है, ठीक, प्राचीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है, और इसी में आप जानते हैं इंडिया का आप ऐसे मैप बना के, ठीक, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे काराकोरम हो गया, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ और कैलाश, ये सभी किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय की ही भाग हैं, ठीक। इसमें आप घाटियों का भी वर्णन कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय, और ये टोटल आप लोगों का पेपर सॉल्व, ठीक। अब हम लोग देखिए, आप लोगों में कई लोगों का ये था कि कट ऑफ का क्या अनुमान हो सकता है, किस तरह से। तो देखिए, चूँकि ये है रिटेन और ये पहली बार कराया गया है, यदि पीसीएस के एग्ज़ाम्स की हम लोग बात करें या उसमें जो मार्क्स देते हैं या आयोग जो देता है, जैसे आपका मुख्य परीक्षा में वहाँ ऑप्शनल के जो मार्क्स होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यदि देखें तो 300 आपका ज्योग्राफी हो गया, 100 आपका हिंदी हो गया। तो 100 में मान लीजिए आपका हिंदी ग्रामर 50 हो गया, और इधर 50 आपका निबंध। तो निबंध में बहुत अच्छा आप लिखे होंगे तो 40 मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 35 तक एवरेज रोज जाएगा अच्छा वालों का, 40 बहुत रेयर में लोगों को मिलेगा, ठीक। इधर हम लोग बात करें तो इधर आपने सब सही यदि किया होगा 50 में, तो यहाँ पे 35 से 40 की पॉसिबिलिटी बनेगी यदि सब सही लिखे होंगे, ठीक। तो यदि इसका हम एवरेज मान लें 70, इधर 100 में 70 यानी बहुत अच्छा स्कोर है। और इधर आपका देखिए 210 या 220 आप कर सकते हैं 300 में, ठीक। 250 बहुत रेयर में लोगों को मिलेगा, 230-40 इससे ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि जो आपका 25-25 वाला है तो सभी देखिए समय भी कम था, कुछ लोगों का छूट भी गया है इसकी वजह से, जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना था, ये नहीं कि जितना खाली जगह दिया सब भरा जाए। तो इस हिसाब से हम लोग मान के चलें कि लगभग जिनका जो है स्कोर, यदि पीसीएस के स्तर की हम लोग बात करें तो 240-250 के आसपास जो है 400 में मिल जाता है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो फिलहाल अभी देखिए, न तो इस तरह का कोई एग्ज़ाम इन्होंने कराया, कभी कंडक्ट कराया हो कि इसमें जो मार्क्स देंगे किस तरह से देंगे, मार्किंग करेंगे, और यदि ऐसा कराया होता इन्होंने तो हम लोग और ज़्यादा स्पष्ट रूप से यहाँ बता पाते हैं। तो इसलिए अभी कट ऑफ वगैरह के बारे में बहुत कुछ कहना सही नहीं रहेगा, ना स्पष्ट रूप से कहा ही जा सकता है, ठीक। क्योंकि देखिए इन सब में जो आपका फैक्चुअल चीज़ें हैं सबका लगभग 1-2 प्रश्नों में यहाँ पे समस्याएं हुआ होगा। इसमें भी वही स्थिति थी
क्योंकि इसमें 25 में आपका 250 वर्ड लिखना और सब सिस्टमेटिक लिखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।